नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आज हमारे साथ मौजूद हैं होमवरी के फाउंडर प्रहलाद मित्तल जी। आपको होमवरी के बारे में बता दें, होमवरी एक बेसिकली एक ऐप है। आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसके थ्रू आप बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे ही पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, AC मेंटेनेंस हो गया, या घर का राशन हो गया। तो ये है हमारे सामने प्रहलाद मित्तल जी, जो उसके बारे में और कुछ हमको बताएंगे, और आज हम इनसे कुछ आपके ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को आंसर जानना चाहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, हमने पिछले दिनों 10,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया था, और जिनसे हमको जो एक रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला। और उनमें से जो नए यंग एंटरप्रेन्योर आने वाले हैं मार्केट में, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन में से हमने कुछ जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे उसको फिल्टर किया, और आज उसी क्वेश्चन का आंसर हम इनसे जानना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रहलाद जी, आपका स्वागत है ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। थैंक यू। तो सर, आप पहले होमवरी के बारे में बताइए कि आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि हम किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करें। कुछ एक स्ट्राइक किया होगा आपके माइंड में, कैसे हुआ? तो जनरली हुआ क्या था, लाइक हम लोग घर का ही बात है। एक इलेक्ट्रिशियन था जिसको पापा बुलाते थे, जब भी फ़ोन करते थे वो आ जाता था काम करने के लिए। लेकिन जब मम्मी कॉल करते थे तो 10 बार कॉल करें तब भी आता नहीं था वो। तो एक दिन मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। वही बंदा जब पापा कॉल करते हैं तो आ जाता है, जब मम्मी कॉल करते हैं क्यों नहीं आता है। एक बार जब उससे पूछा तो बताया कि पापा जो है वो जितना रेट बोलता है उसको दे देते हैं, मम्मी जब बोलते हैं तो बार्गेन करते हैं उससे। अच्छा। तो पता चला कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आज हम फेस कर रहे हैं और भी कई लोग फेस कर रहे होंगे ये चीज़, और मार्केट में था ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो उसको लगा कि इससे सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग कुछ। अगर हम एक जनरल प्राइसिंग कर दें, टेक्नीशियन को अच्छा पैसा मिलेगा मार्केट में काम करने के लिए, तो वो भी काम करने को रेडी है, लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है उस चीज़ से। तो उसके फिर वर्कआउट करके हम लोगों ने इस आइडिया पे पहुंचा कि हाँ, ऑनलाइन ऐप के थ्रू से हम कर सकते हैं सब चीज़ों को करके। ओके, बहुत ही अच्छा आपने उसका आंसर दिया, रिप्लाई दिया। देखिए दोस्तों, कि जब प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम उसका कुछ सॉल्यूशन खोज पाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि एक प्रॉब्लम आई थी, तो हम फिर उसका सॉल्यूशन खोजना शुरू किया। जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी आप कुछ नया सोचते हो। तो आप भी कुछ नया सोचिए, आप लोगों की प्रॉब्लम देखिए। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, लोग मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हैं और फेल हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए मार्केट में सॉल्यूशन बेचने का। जब आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। प्रहलाद जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक जो लोगों में जो धारणा है कि हम इस बिजनेस में कब एंटर करें। मतलब मैक्सिमम लोगों को देखा गया कि पहले वो अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर बोलते हैं कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं चलो MBA कर लेते हैं या कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। जब एक साथ पूरा पढ़ लेंगे फिर मार्केट में उतरेंगे। मतलब करीबन उनका लाइफ का हम बोल सकते हैं वो 25 से 30 साल आज के डेट में देखा जाए, वो अपना सिर्फ एजुकेशन में लगा देते हैं, और फिर जब मार्केट में आते हैं तब शायद थोड़ी लेट हो जाती है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? कि जैसे कि हम आपको बता दें दर्शकों कि इन्होंने ये जब कॉलेज में थे, ये बीटेक किए हैं VSUT बुर्ला से, और इनकी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई थी और ये इस फील्ड में आ गए थे। तो आप बताइए सर, आपका क्या मानना है कि हमको कब स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस? देखिए, मेरे हिसाब से राइट टाइम ये है कि स्टूडेंट लाइफ में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ऊपर ना फैमिली प्रेशर रहता है, ना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ज़्यादा कुछ। आप एक बार जॉब पे चले गए या पढ़ाई कंप्लीट हो गया, जॉब करेंगे, फिर एक्सपीरियंस लेके हम बिजनेस करेंगे, आप अगर सोचेंगे उस समय आपको रहता है कि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, 1000 काम आपके पीछे रहता है कि आपको ये चीज़ संभालना ही संभालना है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ ऐसा रहता है जब आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, आप कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं बिजनेस के ऊपर विदाउट फैमिली टेंशन को लेके साथ में। तो हम बोल सकते हैं एक गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड। और ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे सही टाइम है, अगर आपका ये फेज पार हो चुका तो आप नहीं कर सकते करके, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन। बट अगर आप स्टूडेंट तो बेस्ट टाइम वही है आपको कुछ भी चालू करने के लिए। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनसे बड़ा एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता। और भी बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक प्लस पॉइंट इन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट फेज में हो तब आपके पास फैमिली प्रेशर नहीं है, ना घर का राशन लाने का टेंशन, ना आपको बिजली बिल भरने का टेंशन, सारा का सारा टेंशन आपके पेरेंट का है। तो जब आप एक बिजनेस करोगे वो भी टेंशन फ्री, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप बिजनेस कर पाओगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि आया है ये, विच प्रोडक्ट यू चूज़। मतलब जब आप मार्केट में आना चाहते हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें या सर्विस चूज़ करें, ये कैसे डिसाइड करें? जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन में कहा, प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, सोल्यूशन जरूरी है। लोगों को कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू से हो या सर्विस के थ्रू से हो, वो डिपेंड करता है, वो बाय प्रोडक्ट हो गया उसके लिए। पहले आप प्रॉब्लम को ढूंढिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, उसके बाद सोचिए कि उसको सोल्यूशन को किस तरह से एड्रेस करना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्राइसिंग का इशू है,
लोग बार्गेन के लिए सर्विस प्रोवाइडर काम पे नहीं आ रहे हैं। उसका सोल्यूशन हमने रास्ता निकाला कि ऐप के थ्रू से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। हमने बोलेंगे ऐप हमारा प्रोडक्ट नहीं, ऐप हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट या सोल्यूशन है कि लोगों को ठीक टाइम पे सर्विस मिलना। उसके बाद हम ऐप से देंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन दें या जैसे दें, वो बाय प्रोडक्ट हो गया हम लोग के लिए। तो सबसे पहले सबको ढूंढना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, हाउ टू चूज द लोकेशन, कि हमको किस लोकेशन में सर्विस देना है, किस लोकेशन में अपनी दुकान चलानी है, ये कैसे चूज करें। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कौन कौन फेस कर रहे हैं और किस एरिया में फेस कर रहे हैं। नहीं देखिए, जैसे बेसिकली देखा जाए, अगर आप जैसे इलेक्ट्रिशियन का आपने बात कहा, तो ये तो इवन जहाँ जहाँ घर है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा मार्केट तो पूरा ऑल ओवर ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड ही हमारा मार्केट है। बट हम कैसे चूज करें? अब एक आदमी तो पॉसिबल नहीं है ना कि पूरे वर्ल्ड को सर्विस दे सके। तो हम किस तरीके से क्या क्या फैक्टर को माइंड में रखें और सोचें कि हमको ये पर्टिकुलर लोकेशन में एंटर करना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपका जो प्राइसिंग रेंज रहेगा, आपका सर्विस क्वालिटी रहेगा, वो आप किस टारगेट सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। लाइक होता है आप अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं या मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं या अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर जो किस सेक्टर में आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है कि इस लोकेशन पे मेरे टारगेट कस्टमर मिलेंगे मेरे को। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इवन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को आगे आने से रोक देता है। दैट इज पैसा, कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हाउ टू फाइनेंस योर बिजनेस। क्या खुद का पैसा लगाएं या कहीं बाहर से लेकर आएं, दोस्त से मांगे, बैंक से मांगे, सरकार से मांगे, किससे मांगे? आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, जैसा हम लोगों ने किया था कि पहले तो खुद का पैसा हमने डाला, कुछ करके दिखाए, फिर हमने अपने पेरेंट्स से लिया। तो उसका आपको एक चैलेंज के साथ लेना पड़ेगा कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप बड़ा सोच रहे हैं तो आपको ये कि इन फ्यूचर इन्वेस्टर से पैसा लेना पड़ेगा। तो आपको इन फ्यूचर इन्वेस्टर को कन्विंस करना है कि आप मेरे बिजनेस में पैसा डालो करके, जबकि आपको जानता नहीं है ना पहचानता है आपको। तो आप अपने अगर पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने कोई फैमिली रिलेटिव से बात करते हैं तो आपको जानते हैं अच्छी तरह से। अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे पैसा डालने के लिए बिजनेस पे, तो आप इन्वेस्टर को कहाँ से कन्विंस करेंगे? सही बात है। तो इसमें मतलब सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, ये जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पहले हमने हमारा खुद का पैसा लगाया, अब अगर हम सक्सेस हो गए तब अपने पेरेंट को दिखा पाएंगे कि सर देखिए, पापा देखिए मैंने इतने पैसे लगाए बिजनेस में और मैंने इतना रिजल्ट निकाला। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उनका भी कि नहीं चलो हम पैसे दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप बैंक में जाएंगे लोन के लिए तो बैंक आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा कि आप बताइए कि आपका ये बिजनेस कितना सक्सेस हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा। और दोस्तों कहते हैं ना कि आपका काम बोलना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा, आप ऐसे काम करो कि आपका नाम बन जाए। तो ठीक उसी तरीके से मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जब जिस बिजनेस में लग रहे हो, आप सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप जो पैसा लगाओगे आप उसका अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द मोड ऑफ बिजनेस, कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है या कंपनी फॉर्म होता है, तो आप किस मोड में बिजनेस स्टार्ट करें? वो देखिए डिपेंड करता है। जैसे हम स्टार्टअप के थ्रू से जा रहे हैं तो स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप उड़ीसा हमको रजिस्टर करने के लिए एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपलसरी होता है। तो आपको कंपलसरी के अभी दो मोड में से आप एक चूज करके रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन आप अगर प्राइवेट से बिजनेस चालू करना है तो खुद अकेले करना चाहते हैं तो प्राइवेटशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आपको वहाँ एक सिटी को कैटर करना है, 2 सिटी कैटर करना है तो प्राइवेटशिप में कोई खराबी नहीं है, या पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं आप। लेकिन जब आपको बड़ा लेवल में सोचना है कि नहीं मैं पूरा ऑल ओवर उड़ीसा कवर करना चाहता हूँ या ऑल ओवर इंडिया में मेरा ब्रांच होना चाहिए, तब बेटर हो गया प्राइवेट लिमिटेड में ही जाएँ आप। हाँ, या तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में एक बार एलएलपी रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर बाद में उसको प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बेटर होगा स्टार्टिंग से प्राइवेट लिमिटेड कर देना, ताकि आप थोड़ा सा उसमें है कि पेपर वर्क ज़्यादा रहता है बट कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे अगर आप कुछ भी लीगल फॉर्म में आते हो। जैसे कि मान लो प्राइवेट कंपनी हो गया या आपका एलएलपी हो गया, वहाँ पर कुछ लीगल कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे जहाँ आपका एनुअल कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट फ्यूचर की लॉन्ग टर्म में हम देखें तो बहुत सक्सेसफुल मॉडल आपको देगा। ओके, देन दूसरा एक हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, वैसे एक बिजनेस के लिए अकाउंट्स जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, मतलब हिसाब किताब मेंटेन करना। तो आप बताइए, आपके हिसाब से कोई भी हम बिजनेस मेंटेन करते हैं तो उसमें अकाउंट्स मेंटेन करने का क्या रोल है? हमने ये देखा बहुत सारे लोगों को कि वो बिजनेस तो कर लेते हैं बट उनके पास अपने ही बिजनेस का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो कितने का माल बेच रहे हैं, उनके पास कितना रुपया ऑलरेडी अभी अवेलेबल है बिजनेस में, उनके पास माल कौन कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस भी एक बहुत ही छोटे पोजीशन में आकर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप बताइए, आपके हिसाब से किसी भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग का क्या रोल है? देखिए, जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया 20 लाख करोड़ का।
अब आपके पास अगर कोई अकाउंटिंग ही नहीं होगा और आपके लिए कोई स्कीम निकलता भी है अगर, आप वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बैंक में जाकर दिखा नहीं पाएंगे कि मेरे पास इतना बिजनेस था, ये लॉस हुआ है, ये हुआ है करके, क्योंकि आपके पास अकाउंट से नहीं है कुछ। आप वो मेंटेन रखे होंगे तो आपको इस टाइम पे ऐसा स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ये जरूरी है कि ये चीज़ आपको ही हेल्प करेगा आगे जाकर अकाउंटिंग, ना कि किसी बैंक को हेल्प करेगा, ना आपके सीईओ को हेल्प करेगा, ना किसी और को हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली अकाउंट्स मेंटेन करना मस्ट है। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दूं मैं, आपका बिजनेस कंप्लीटली वेस्ट है, कंप्लीटली फेलियर होगा। चलिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जो है आपका उधारी कैसे वापस लें। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम बिजनेस में आ जाते हैं और बिजनेस अगर बढ़ाना है तो बहुत बार हमारे सामने ऐसे कस्टमर आते हैं जो हमसे उधारी में डील करना चाहते हैं एंड हम बाउंड हो जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए उधारी देने के लिए। तो हम उधारी दे तो देते हैं लेकिन फिर बाद में से पैसे वसूलने में बड़ी मुश्किल आती है। तो इसके ऊपर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे हम उधारी को कंट्रोल करें? इसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि आप उसमें उधारी का रोल ही हटा दें वहाँ पे। आज हमारा एग्जांपल लेता हूँ मैं, आज हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा पूरा रूल है कि अगर टेक्नीशियन आपके घर विजिट करता है तो आपको पहले प्राइस कोट करेगा वो कि आपका पंखा खराब है तो आपको इतना खर्चा बैठेगा। आप अगर हाँ बोलते हैं तो काम करता है, ऑन स्पॉट वो आपसे पेमेंट लेके वापस आता है। ये नहीं कि आप दे दिया, आप बोलेंगे मैं जानता हूँ इनको, अब मैं बाद में पेमेंट कर दूँगा, वहाँ वो रोल हम रखते ही नहीं है। इसलिए तो आप जितना उसको एलिमिनेट करते जाएंगे उधारी का रोल को, आप उतना फ़ायदे में रहेंगे। तो आपका कहना है कि आप बिजनेस मॉडल को ही कैश मॉडल में कन्वर्ट कर दें, हाँ, उधारी को पूरा काट दें। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि रियल वर्ल्ड में भी उधारी एक ऐसा सेगमेंट आ जाता है ना जहां पर अच्छे खासे रिलेशन बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद है। और प्लस अभी देखेंगे अभी जितना लॉकडाउन पीरियड में जो हुआ, काफ़ी सारे बिजनेस शट डाउन होंगे और उनका मेन रीजन ये होगा कि उनका मार्केट में बहुत पैसा उधारी पड़ा हुआ रहेगा। डेफिनेटली दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप उधारी में सामान देते हैं तो हो सकता है कि बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप उन उधारी वालों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे और आपका बिजनेस जिसके ऊपर आपने इतनी बरसों की मेहनत की थी वो शट डाउन हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल भी हमने देखा कोविड-19 के केस में, जहां पर बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि उनका पैसा उधारी का मार्केट में फंसा पड़ा था। और जब वो तकादा के लिए उनके पास गए, पैसे निकालने के लिए गए, तो उन्होंने भी यही एक्सक्यूज दे दिया, भाई लॉकडाउन है, कोरोना है, पैसे नहीं है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा आपका बिजनेस मॉडल को स्टार्टिंग से कैश मॉडल में कन्वर्ट करने का, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो प्रहलाद जी, आप मेरे को बताइए कि आपके हिसाब से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे आपको उम्र कभी शायद 2 साल से ज़्यादा हो गया है इस एरिया में, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से 3 कोई ऐसे रीज़न बताइए जो सक्सेस आपको दिलाएंगे बिजनेस में। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि कभी प्लान बी रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है तो प्लान में कभी सक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड में सेटअप है कि मैं चलो ये नहीं होगा तो मैं प्लान बी कर सकता हूँ। तो प्लान बी अगर रहेगा नहीं तो आपको पता है प्लान ए करना ही करना है आपको। अगर आप आप तरीका चेंज कर सकते हैं, ये तरीके से काम नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन करना वही है, बस तरीका बदल के करना है। वो तरीका से काम नहीं हो रहा है, मार्केट उस तरीके से सूटेबल नहीं है, तो तरीका बदलना है अपने को, ना कि काम ही बदल देना है अपने को। ओके, तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि मतलब धंधा मत बदलो, धंधा करने का तरीका बदलो। सही बात है। एंड दूसरा जैसे इन्होंने कहा कि अब कभी भी प्लान बी मत रखिए। प्लान बी इन द सेंस, मान लीजिए कि अगर मैं प्लान ए लेकर चल रहा हूँ, मैं एक बिजनेस लेकर चल रहा हूँ, तो कभी मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो फिर मैं दूसरा क्या करूंगा, या फिर अगर ये फेल हो गया तो चलो मेरे पास तो दूसरा काम है मैं वो कर लूंगा, अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो चलो मैं नौकरी कर लूंगा। मतलब जब आप प्लान बी सोचते हो ना तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, एज ए रिजल्ट आप अपना मेन बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं दे पाते एंड एज ए रिजल्ट आप फेल हो जाते हो। आप जितना इनपुट दे सकते थे उतने देंगे आप उसके बाद। हाँ डेफिनेटली, अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, मान लो कि आपको एक ट्रेन पकड़नी है और वो सिर्फ 10 बजे है, उसका दूसरी ट्रेन अगले हफ्ते है, तो आप किसी भी हालत में कभी भी वो ट्रेन मिस नहीं करेंगे, आप पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको पता है कि एक ही दिन में 10-12 अलग अलग ट्रेनें हैं, तो अगर एक ट्रेन मिस भी हो गई तो आप कंफर्ट जोन में दूसरी पकड़ लोगे। सही एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। चलिए, तो बात हुई कुछ सक्सेस की। आप मुझे बताइए कुछ ऐसे रीजन जो फेलियर आपको कराते हैं, मतलब बिजनेस में फेल कराते हैं। क्या कारण है कि बिजनेस लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट बहुत ही कम समय में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में फेल हो जाते हैं। आपके हिसाब से क्या कारण है कि बिजनेसमैन फेल होता है? फेल होने का मेरे को सबसे बड़ा रीजन ये लगता है कि हमको सबसे बड़ा चीज़ गुजराती लोग से सीखना चाहिए। गुजराती लोग, वो लोग में ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ चालू करते हैं तो मिनिमम 1000 डे तक उसको करते हैं वो लोग। 1000 देते हैं, मतलब करीबन 3 साल तक, कम से कम 3 साल, उसको हाँ, चाहे जो हो जाए। अच्छा, अगर आप 1000 दिन तक उसको कर दिए तो उसका कोई है नहीं जो आपको हरा सकता है उस चीज़ में। आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए पूरा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही दोस्तों। मेरे बहुत सारे गुजराती क्लाइंट हैं और जो आज की डेट में बहुत ही सक्सेस वाले पॉइंट पे अपने बिजनेस में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको 3 साल तो दे दीजिए। ऐसे नहीं कि आप 1 महीना 2 महीना किए, नहीं यार धंधा नहीं चल रहा है, चलो दुकान बंद करते हैं, कुछ और करते हैं।
अब आप खुद सोचिए कि जब आप पहले बिजनेस कोई 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं चला सके, क्या गारंटी आपकी दूसरा बिजनेस जो स्टार्ट करोगे उसको चला लोगे। सो एटलीस्ट जो स्टार्ट कर रहे हो 3 साल तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर हमारे पास क्वेरी आई थी कि सर आप हमको बताइए कि हाउ टू हैंडल फेलियर, कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया बट ये ज़रूरी नहीं कि बिजनेस हमारा सक्सेस की ओर जाए। हो सकता है कि बिजनेस फेल हो गया, तो अगर फेल हो गया तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरी जमा पूंजी थी 5 लाख रुपए मैंने सब बचा के रखे थे, मैंने एक पर्टिकुलर बिजनेस उसको लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे ज़िंदगी का जो भी पैसा था सब मैंने एक बिजनेस में लगा दिया और फिर मैं फेल हो गया। अब जब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो डिप्रेशन आ रहा है, इस फेलियर को हम कैसे मतलब ओवरकम पा सकते हैं, कि कैसे इसको रोक सकते हैं? तो मेरा तो इसमें एक ही चीज़ बोलूँगा कि फेलियर को फेलियर की तरह से ना लेके लर्निंग के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका ठीक है 5 लाख रुपये डूब गया बिजनेस में, कोई आपको ख़राब लगेगा, बट ये सोचिए आप अगर 6 महीने साल भर चलाएं वो बिजनेस को, उसमें आप क्या क्या सीखें हैं, तक वो गलती कहाँ की है इसलिए फेल हुआ, वो उसको पकड़ रखेंगे तो नेक्स्ट कुछ भी आप चालू करते हैं तो उसमें वो गलती को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आप अगर ये चीज़ सीख लिए तो उसमें वो स्टेप आप क्रॉस कर चुके हैं। डेफिनेटली एक एड ऑन हो सकता है। अगर आप दोबारा फिर से वही गलती करते हैं दूसरे बिजनेस पे भी तो आपका 5 लाख तो आप टाइम वेस्ट किया पूरा आपने, इसका मतलब कम्प्लीटली। तो दोस्तों जैसे इन्होंने कहा कि कभी भी आप सीखना ना छोड़ें, क्योंकि लाइफ जो है हमको कभी भी सिखाना नहीं छोड़ती। ऑलवेज आप लर्न करते रहिए। जो अगर आपको फेलियर मिला भी तो आप देखिए कि मतलब कहाँ गलती रही, कहाँ कमी रही। अगर कमी थी तभी आप फेल हुए, तो उसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे या नेक्स्ट बिजनेस जो लेंगे उसमें उन गलतियों को ना दोहराएं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने हमारे डिस्कशन में किया था कि अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं किया, तो हमने जब देखा कि आपने अपने बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया और एज अ रिजल्ट आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है आपको पता नहीं चल पाया और आपका बिजनेस बहुत ही कम समय में फ्लॉप हो गया। तो जब आपने उसको एनालिसिस किया कि हाँ कि मेरा जो रीज़न है फेलियर का कि मैंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, तो जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उसी बिजनेस को जब दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं तो फर्स्ट आप इंप्लीमेंट कीजिए अकाउंट्स। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर। एक बिजनेस में मैन पावर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिंगल बंदा एक बिजनेस नहीं चला सकता, जो फैक्ट है। अगर कोई एक बिजनेस चला रहा है डेफिनेटली उसके पीछे एक पूरी टीम है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं कि अगर होमवरी की, तो होमवरी सिर्फ आप अकेले नहीं संभाल रहे, आपके पीछे एक बहुत स्ट्रांग टीम होगी तभी आप इतने आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की, तो वो सिंगल पर्सन बिजनेस नहीं चला रहे, उनके पीछे जो एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है वो दिन रात मेहनत से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, तब जाके आज हम रिलायंस को जानते हैं। तो आप बताइए आपके हिसाब से किसी भी बिजनेस में मैन पावर का क्या रोल है और हम अच्छे मैन पावर को कैसे अपने पास ला सकते हैं, कैसे उनको रिटेन करके रख सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये देखी गई है कि मैन पावर पहले बात तो मिलते नहीं है और अगर मिल जाए तो टिकते नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे मतलब बाहर निकलेंगे? सबसे पहला चीज़ तो मतलब आपका खुद का टीम जो है कोर टीम वो स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक आज हमारा होम हम लोग 3 को फाउंडर्स हैं, मैं रजत कर और रितेश मित्तल। तो आज वो रितेश मित्तल और रजत कर जब ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं तो आज हम लोग इस लेवल पर पहुँच पाते हैं। तो वो चीज़ जरूर का टीम स्ट्रांग होना चाहिए जो कि ग्राउंड लेवल पे भी काम कर सके। प्लस रहा मैन पावर का बात, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है मैन पावर आपके पास टिक के रहना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना ये स्टाफ रहा दूसरे महीना अलग स्टाफ आ गया। ये एक बेसिक बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको मॉडल इस तरह से रखना पड़ेगा कि आपका स्टाफ भी आपसे खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप पैसा कमा रहे हैं और स्टाफ चेंज कर रहे हैं, कम पैसा में नया स्टाफ ला रहे हैं, आपका काम होता जा रहा है, वो टेम्प्रेरी काम चलेगा आपका। फिर आपका स्टाफ जितना पुराना होगा आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको इन एंड आउट सब पता रहेगा आपका बिजनेस का। वो खुद अपना टाइम लगाएगा कि मैं कैसे बिजनेस को ग्रोथ कराऊँ। उसको फील होना चाहिए कि मैं खुद का कंपनी है मेरा, ये ना कि बस मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 31 तारीख को तो सैलरी मिल जाएगा मेरे को। हाँ, ये एक प्रॉब्लम देखा गया है दोस्तों। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज हमने भी हमारे इस लाइन में देखा कि बहुत सारे जो एक एफिशिएंट स्टाफ पहले मिलते नहीं है, अगर मिल भी जाए तो वो उतनी डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते। उनका सिर्फ माइंड में एक रहता है कि कैसे शाम का 6 बजे और हम छुट्टी जाएं, कैसे महीने की 30 तारीख है हम सैलरी पाएँ। तो ये जो मेंटलिटी है वो उनकी नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे नहीं होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे डील करते हैं। आप उनको एज ए नौकर ट्रीट करते हो या आप उनको एज ए पार्टनर डील करते हो, या आपके हाथ में रहा। आपको तो इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं होमवेरी में, हमको एज ए स्टाफ कभी नहीं रखते, वो लोग हमारे पार्टनर्स हैं। हमको होमवेरी पार्टनर्स बोल के बुलाते हैं हमको, क्योंकि आज वो अगर काम नहीं करेंगे फील्ड पे तो आज होमवेरी नहीं रहेगा मार्केट पे। वही हमारे होमवेरी का इमेज है मार्केट पे। तो हमको एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं, वो लोग हमारे एज ए पार्टनर काम करते हैं हमारे साथ, ना कि हमारे लिए। तो उनको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा कि उनको लगे कि नहीं मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली दोस्तों, और यही मॉडल आपको बता दूं कि हम एट ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन हम भी यही करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ काम करता है हम उनको कभी भी सैलरी देते नहीं है, हम उनको प्रॉफिट का शेयर देते हैं। जो टोटल प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर ने कमाया उसका एक शेयर हम उनको
तो उनके साथ बांटते हैं। हम उनको कभी भी सैलरी नहीं देते, क्योंकि जब आप सैलरी दोगे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो फीलिंग है, मालिक नौकर का जो फीलिंग है, वो बीच में आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका और आपके एम्प्लॉय के बीच का जो एक गैप हो जाएगा ना, वो आपको आगे बढ़ने से रुकेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। कि जब एक बिजनेस कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है आपके हिसाब से? बिजनेस टू बिजनेस एक्चुअली डिफर करेगा एडवर्टाइजमेंट का, बट हर बिजनेस में कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट जरूरी है ही है। लाइक एज होम वेरी में अगर मैं आप बोलेंगे मैं भी ऐप बना दूंगा, टेक्नीशियन जोड़ लूँगा और मेरे को डे 1 से लोग ऑर्डर करना चालू कर देंगे, पॉसिबल है नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसा कोई सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक लोग जानेंगे नहीं आपके बारे में, वो आपके बारे में आपके लिए आपसे प्रोडक्ट या सर्विस यूज कैसे करेंगे? आप अगर दुकान भी देते हैं तो आपको लोकेलिटी में जान जाते हैं कि दुकान खुला हमारे लोकेलिटी में, पर उसके बाहर का एरिया वो आपको नहीं जानता है कि यहाँ ये इस एरिया में दुकान एक खुला है करके। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि हाँ इस एरिया पे इस टाइप का एक दुकान खुला है, जिसको भी इस टाइप का रिक्वायरमेंट वो आके यहाँ से ले सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट मस्ट है आपको, आप चाहे डिजिटली करें या ऑफलाइन करें, और डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस आपका टारगेट सेगमेंट कहाँ पे है, उसके ऊपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है या दोनों मिक्स करके करना है। बट एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए ही चाहिए। आपका बजट का कुछ परसेंट है जो कि फिक्स रखना चाहिए कि हर महीना मेरे को इतना रुपया मार्केटिंग में खर्च करना है करके। सही बात है दोस्तों। इसके ऊपर मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हम मिल्क सेगमेंट की बात करें तो आपको मैं 2 ब्रांड का नाम बताता हूँ। एक है आपका ओमफेड, दूसरा आपका अमूल। बहुत सारे लोग ओमफेड को जानते ही नहीं होंगे, एंड अमूल का जब बात लेते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये तो पूरा देश जानता है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमूल ने एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी फोकस किया। बट जो ओमफेड का मैंने एग्जांपल लिया, ये एक लोकल एरिया तक रेस्ट्रिक्ट रह गया। लेकिन जब बात करें अमूल की, वो बहुत क्या, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे फैल गया। ऐसा क्यों? ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। तो हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोवाइडेड आपको देखना कि हम एडवर्टीजमेंट किस मोड में कर रहे हैं, हम फिजिकली कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट भी कर दिए, सब कुछ सही चल रहा है, तो एक प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस में एनी टाइम पैसे होने चाहिए। हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी, क्योंकि कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसे की कमी हो और हम अपनी जो डे टू डे एक्सपेंस है, जैसे ऑफिस का भाड़ा हो या स्टाफ की सैलरी हो, बिजली का बिल हो, ये सब भी अगर ना पे कर सकें तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस में लिक्विडिटी, आप बताइए। तो जो आप प्रॉब्लम का बात की है अभी, ये प्रॉब्लम आज के डेट में जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे मैक्सिमम लोगों ने फेस कर चुका होगा लॉकडाउन पीरियड के टाइम में। हाँ डेफिनेटली, इस लॉकडाउन पीरियड में हमने ये बहुत फेस किया कि आपके पास पैसे की शॉर्टेज है। अब आप टेंशन में आ गए कि आप आपका ऑफिस का भाड़ा कैसे देंगे, स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे। तो इस समय जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो आपसे बताइए आपने कैसे मैनेज किया और कैसे इसको और अच्छे से कर सकते हैं? जैसे कि पहले बताया था आपको, पहले तो मतलब उधारी सिस्टम बंद करना पड़ेगा कि हम उधार नहीं देंगे, चाहे अपना कितना अच्छा रिलेशन क्यों ना हो। आप एक कंपनी का अगर पॉलिसी बनाते हैं कि हम इस पॉलिसी में काम करेंगे, तो वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये ना कि मेरा रिश्तेदार इसको छोड़ देता हूँ, मेरा दोस्त है इसके लिए पॉलिसी अलग कर देता हूँ। आपको अगर उस विजन के साथ चलेंगे कि मेरा पॉलिसी हर किसी के लिए इक्वल है, तब आप लिक्विडिटी मेंटेन कर पाएंगे। आपको पैसे का कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा बिजनेस में। और प्लस आपका जो भी इनकम आ रहा है, आपका जो फिक्स खर्चा है, पहले आप टारगेट रखिए कि मेरे को इतना खर्चा निकाल कर रखना है पहले एनी हाउ। उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा कुछ खर्चा मेरे को ऐड करना है या कुछ इंप्रूवमेंट करना है कंपनी तो करूँगा मैं। आप ऑफिस का रेंट देने का पैसा नहीं होगा और आप बोलेंगे मैं ऑफिस को रिनोवेट करूँगा, तो अब मूर्खामी होगा वो चीज़। तो पहले आप उस इतना पैसा निकाल कर रखिए अलग से प्रॉफिट में से कि आपको ऑफिस का रेंट दे सकें। उसके बाद अगर बचता है आपके पास, तो आप ऑफिस को रिनोवेट करिए या कुछ भी नया चीज़ लाइए ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब बात होती है लिक्विडिटी की, तो आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आपका एक बिजनेस चलना शुरू हुआ, आप ये कोशिश कीजिए कि जैसे ही जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसमें से एक के कुछ शेयर अलग कर दें अपने फ्यूचर खर्चे को मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके महीने के खर्चे 50,000 रुपये हैं, तो कम से कम आपके पास 50,000 इंटू 12 महीना, मतलब करीबन 6 लाख रुपए आपके पास एनी टाइम होना चाहिए आने वाले 1 साल के खर्चे को मीट करने के लिए। बहुत बार लोगों के साथ ये हमने देखा है कि वो अपना जो बिजनेस चला रहे हैं वो कंप्लीटली ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं। मतलब इधर से हमको पैसे मिले 1,000 रुपये और इधर हमने एम्प्लॉय को दे दिया 1,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो उनके पास कुछ पैसे बच नहीं रहे। ऐसे सीन में अगर आपका बिजनेस इस तरीके से मॉडल पे काम कर रहा है और अगर जैसे कोरोना का जैसा केस आ गया, उस केस में आपके पास इनफ्लो कुछ नहीं होगा, कहीं से भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे, बट आपको आपके एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, ऑफिस का भाड़ा देना पड़ेगा, मतलब आउटफ्लो चालू रहेगा, तब आप कैसे करेंगे?
तो ऐसी प्रॉब्लम को मीट करने के लिए आपको कम से कम आपके बिजनेस का जो मंथली खर्चा है उसका 1 साल का खर्चा आपके पास एनी टाइम सेफ मोड में होना चाहिए। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्मूथली चला पाओगे, क्योंकि कभी भी आपको पैसे आउटफ्लो का टेंशन नहीं रहेगा। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा अभी के पीरियड को लेकर है कि अभी जैसा सिचुएशन हो गया, हम बात करें कोविड-19 का, तो ऐसे सिचुएशन में हम अच्छे डिसीजन कैसे लें, क्योंकि जहां हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। आज जब भी हम न्यूज़ ओपन कर रहे हैं, डेली हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा न्यूज़ है कि लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, मतलब एक टेंशन का माहौल, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है। तो इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को हम कैसे एक अच्छा डिसीजन लेने में कामयाब हो सकते हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, माहौल नेगेटिव रहेगा, लेकिन आपके ऊपर रहता है आप उसमें से पॉजिटिविटी क्या निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में हर जगह से बाहर के लेबर वापस आ रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे जाके ये चीज़ कोरोना वायरस के बाद, पेंडेमिक के बाद आपको लेबर यहाँ इजीली मिल जाएंगे, मैन पावर बहुत इजीली मिलने वाला है। आप इसके जब पॉजिटिविटी खोजिएगी, आप कहाँ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको ये पता है अगर इतने लाख के नंबर में अगर लेबर रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न नहीं जाने वाले हैं, जाने से भी हर कोई नहीं जाएगा, कुछ परसेंटेज जाएंगे रिटर्न, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं आप। प्लस अभी जितना फायरिंग हो रहा है, बड़े बड़े कंपनी से एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं, अब ये सोचिए कि अभी आपको टैलेंटेड बंदे कम सैलरी में मिल सकते हैं आपको, तो उसमें से नेगेटिविटी के माहौल में से आप अपने लिए क्या पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको उतना सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ मेरा बेनिफिट निकाल सकता हूँ यहाँ से। अब नॉर्मल टाइम में था कि आपको एक डेवलपर एक चाहिए, आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता था, आप उतना आपकी कैपेसिटी नहीं था। लेकिन अभी आप देखेंगे जब कंपनी फायरिंग कर रखा है, वो निकाल रखा है अपने जॉब से, तो वही बंदे 50-60 हज़ार वाले 20 हज़ार आपके लिए काम करने को रेडी हो जाएंगे। तो आपको बोल सकते हैं कि कम रेट में आपको एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय मिल सकते हैं अभी। सही बात है। और अभी के टाइम में कोई बता दूं कि जो बड़े बड़े कंपनी से निकाले गए हैं, अगर आप उनके साथ मिलकर अगर काम करते हो तो एक ये भी एक चांसेस आपको मिल सकता है कि वो आपको जल्दी से छोड़ के ना जाए, क्योंकि जब उनको अपने ही घर में अगर काम मिल जाए तो फिर वो जल्दी से बाहर नहीं जाएंगे। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जब हम बिजनेस को बढ़ाते हैं, जैसे होमवरी का भी आपको बता दूं मैं, इन्होंने फर्स्ट संबलपुर लेवल पे स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे इन्होंने बढ़ना शुरू किया, और आज के टाइम में ये झारसुगुड़ा मतलब 4-5 जगह पे सर्विस देते हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, तब क्या प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है? ये प्रॉब्लम तो काफ़ी है आपके बिजनेस पे। जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको यह कि तैयार रहना है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसका मैं सोल्यूशन क्या लेके आ सकता हूँ। ये नहीं कि प्रॉब्लम आए तो उसको बंद करके छोड़ दिया मैं वहीं पे। आपको इस चीज़ तैयार रहना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आता है तो मैं रेडी हूँ, कि मेरे पास टीम रेडी है जो कि इस चीज़ को हैंडल करने के तैयार रहना चाहिए। आज हम लोग झारसुगुड़ा में ओपनिंग किया, बुरला में, हीराकुद में रनिंग है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे ऑफिस से बंदा बैठा रखे, हम लोग खुद यहीं से मैनेज कर लेते हैं। तो उनको बिजनेस मॉडल को उतना आपको स्मूथ बनाना पड़ेगा कि आपको कहीं से भी हो कुछ जो कंट्रोल कर सकते हैं आपको उतना ब्रेन को शार्प करना पड़ेगा कि आप नहीं सब चीज़ कंट्रोल आपके पास रख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके आप हाइपर होकर उसको छोड़ दें या डिसीजन गलत ले लें। काम हो गया, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ना कि सोल्यूशन है ही नहीं, ये सोचना सबसे बड़ा गलती है। पहले कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कुछ ना कहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा बस थोड़ा सा उसके लिए। ओके, तो दोस्तों ये थे प्रहलाद मित्तल जी, जिन्होंने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको जो नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस में लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनको डेफिनेटली एक अच्छा कुछ पाथ से